हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में। एंड दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक के बारे में। देखिए, अगर आप आईबीपीएस आरआरबी या पीओ आईबीपीएस आरआरबी पीओ या क्लरिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो अर्थमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये एग्जामिनेशन आप क्लियर ही नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है क्योंकि देखिए, आरआरबी पीओ और क्लरिकल में स्पीड मैथ्स आता है और स्पीड मैथ्स का लेवल बहुत इजी आता है। हर कोई बच्चा स्पीड मैथ्स बना लेता है। तो जो डिफरेंस बनता है सिलेक्शन वाले बच्चे का और नॉन सिलेक्शन वाले बच्चे का, वो बनता है अर्थमेटिक से। और अगर आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग हो गया है, मतलब आप इस एग्जामिनेशन को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है वो हिंदी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। रीजनिंग आपका इजी होता है। क्वांट में अगर आपने अर्थमेटिक और डीआई को बना लिया, क्वांट में आपका स्कोर बन जाएगा। जीए की बात करें तो जीए आजकल जीने ही नहीं दे रहा है। जीए का लेवल टफ हो गया है। और पता है, एग्जाम जितना ज़्यादा टफ होता है ना, मतलब कोई भी सेक्शन टफ होता है ना, तो वहाँ पर आपका क्लियर करने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो पेपर जितना टफ होता है ना, चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं सिलेक्शन के। बस स्टूडेंट थोड़ा सा उल्टा परसेप्शन रखते हैं कि हम लोग इजी पेपर होगा तो सिलेक्ट होंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को। अर्थमेटिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन में मैंने पिछले 5 सालों में जो भी पैटर्न रहा है अर्थमेटिक का, वो सारा कवर किया है। किस पैटर्न के सवाल आए, कैसे सवाल आए, आइडिया आप लोगों को मिल जाएगा एग्जामिनेशन में अर्थमेटिक के सवाल कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लरिकल हो, पी हो। और इसके बाद आपको ये देखना है, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ या वीक हूँ, उस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को पहले सवाल के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अर्थमेटिक का ये रहा। प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है कि 4 साल पहले, 4 years ago, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी का जो रेशियो दे रखा है 4 साल पहले 5:4 दे रखा है। आफ्टर एक्स ईयर एवरेज ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज x + 22 ईयर। देन 2 year ago द एज ऑफ ए वॉज, ए का एज 2 साल पहले कितना रहा होगा। ठीक है, तो देखो सर, सवाल में आपको ए एंड बी का रेशियो दे रखा है, A:B, ये रेशियो दिया है 5:4 का। ये रेशियो कब का दिया है? 4 साल पहले का, 4 years ago। मतलब यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट की। ये हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे आपसे बोला गया है एंड आफ्टर एक्स ईयर, आप एक्स ईयर आगे जाएंगे, एक्स ईयर पूरा लिख देते हैं। आफ्टर एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी का जो एवरेज बनेगा x + 22, x + 22 ईयर्स बन जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे डील करना है सर? 4 साल पहले हमको रेशियो दे रखा है, एक्स ईयर आफ्टर आपको इनका एवरेज दे रखा है। अच्छा, 2 पर्सन ने ए एंड बी, इनका एवरेज अगर x + 22 है, मतलब अगर मैं आपसे पूछता हूँ इनका सम कितना होगा, आप बोलेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 नंबर ऑफ पर्सन है तो आपका सम बन जाएगा। एवरेज का मतलब ये होता है ऑन एन एवरेज, इसका एवरेज एज हो जाएगा x + 22, इसका हो जाएगा x + 22, दोनों को मिला देंगे तो 2x + 44 या 2 × x + 22 हो जाएगा। अब सर यहाँ पर अगर देखते हैं, ये वाला वैल्यू ले लेते हैं a, 5a 4a। तो a का एज 5a कब है सर? 4 साल पहले। तो प्रेजेंट एज कितना होगा? 5a + 4, 5a + 4 प्रेजेंट हो जाएगा। और इसका प्रेजेंट कितना होगा? 4a + 4 हो जाएगा। और इसके आफ्टर एक्स ईयर इसका एज कितना होगा सर? +x इसमें भी हो जाएगा, +x इसमें भी हो जाएगा। तो आफ्टर एक्स ईयर ए एंड बी का सम इन टर्म्स ऑफ ए कितना बन जाएगा, इन एक्स कितना बनेगा? 5 + 4 9a हो जाएगा, प्लस 4 + 4 8 हो जाएगा, प्लस x + x 2x हो जाएगा। इस इक्वल टू कितना बनेगा सर? इनका सम जो है आफ्टर एक्स ईयर ये बनेगा 2x + 44 बनेगा। अब यहाँ पर आप 2x से 2x को कैंसिल कर सकते हैं, तो 9a = 36 हो जाएगा। a का वैल्यू 4 हो जाएगा, और अगर a 4 है तो ये वैल्यू आपका बन जाएगा 5 4 जा 20, और ये बन जाएगा कितना? 4 4 जा 16। नाउ ये हमारे पास a का एज कब का है? 4 साल पहले का। 4 साल पहले a का एज 20 है, बट सवाल बोल रहा है कि आपको 2 साल पहले का निकालना है, मतलब इसके 2 साल बाद।
कितना हो जाएगा 22, और इसके 2 साल बाद 24 का प्रेजेंटेज हो जाएगा। तो प्रेजेंट में अगर 24 है तो 2 साल पहले 22 होगा, 22 ईयर इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों ये देखो, आप अगर एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल को करते हैं तो आपको टाइम तो लगेगा, बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर सकते हैं। सर कैसे? आ जाओ समझो। यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं, सर इसको रब कर देते हैं, इतना ना करते हुए इसको भी रब कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पूरा ही रब करके फिर से फ्रेम बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो आपको ए एंड बी का रेशियो दे रखा था 5:4, ये रेशियो था सर 4 साल पहले का, 4 years एगो। अब यहाँ पर बात करते हैं आफ्टर एक्स ईयर, आफ्टर एक्स ईयर इनका एवरेज हो जाएगा x+22। बेटा इसका मतलब देखो, समझो ध्यान से, x+22 होने का मतलब, जिसे मैं बोलता हूँ कि आज मेरा एवरेज है a, मैं बोलता हूँ 10 साल बाद मेरा एवरेज कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर एवरेज a+10 होगा, क्योंकि एवरेज डिपेंड करता है नंबर ऑफ ईयर के ऊपर। आज मेरा एवरेज अगर a है तो 10 साल बाद a+10 होगा। आज मेरे पास मतलब 3-4 लोग सपोज करते, अकेला ने लेते हुए 4% है, 4% का सपोज आज एवरेज है b, तो आफ्टर 5 ईयर इनका एवरेज b+5 होगा, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ पर्सन होंगे हर एक पर्सन 5 साल से इंक्रीज होगा, एवरेज भी 5 से इंक्रीज होगा। तो यहां पर आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें कि सर इसने बोला है आफ्टर एक्स ईयर एवरेज अगर x+22 है तो प्रेजेंट में जो एवरेज रहा होगा वो 22 रहा होगा। अरे प्रेजेंट एवरेज 22 है, 22 में x ऐड किया तभी तो आपका एवरेज बाद में x+22 बना है। और सर अगर प्रेजेंट में इनका एज 22 है मतलब इनका सम होगा 44, क्योंकि 2 नंबर ऑफ पर्सन है, एक का 22 2 का 44। अब सर अगर 4 साल पहले इनका सम मैं आपसे पूछता हूँ तो आप बोलेंगे सर देखो 4 साल पहले 2 पर्सन है, दोनों का एज 4 से कम होगा, मतलब 8 कम होगा, 36 ईयर सम होगा। 4 साल पहले दोनों का सम कितना होगा, 36 होगा, प्रेजेंट में कितना होगा 44। सर 44 से 36 कैसे आया? अरे भाई साहब 2 पर्सन है, एक 4 से कम होगा, दूसरा 4 से कम होगा, टोटल 8 कम होगा, 44 में से 8 गया, 36 मिल गया। जी सर, और रेशियो कितना है 5 और 4, 5 और 4 के रेशियो में 36 को डिवाइड करेंगे तो 5 + 4 कितना होगा 9 यूनिट इक्वल टू 36। एक यूनिट का वैल्यू कितना बन जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई इधर और 4 का मल्टीप्लाई अगर आप इधर कर देंगे ये 20 बनेगा, 16 बनेगा। बट सर ये एज जो है वो 4 साल पहले का है, 2 साल पहले ए का एज 22 हो जाएगा, स्वाहा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का है। सवाल बोल रहा है 2 ट्रेन है जिसका लेंथ आपको गिवन है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है 7 सेकेंड में अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, और 91 सेकेंड में अगर ये डायरेक्शन सेम होता है। इसके ऊपर तो स्टार लगा दो। ऐसा सवाल आपको बार बार देखने को मिलता है। ट्रेन का एक सवाल और बोट एंड स्ट्रीम का एक सवाल 100% एग्जाम में आता है, और ये रिलेटिव स्पीड वाला सवाल कुछ ज़्यादा ही आता है। देखो अगर 2 ट्रेन का डायरेक्शन सेम होता है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है। डायरेक्शन अगर सेम होगा तो सेम डायरेक्शन में, और डायरेक्शन अगर अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है, s1 + s2 होता है। अब सवाल ये बोल रहा है कि अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 200 + 255 455 हो जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन में भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो 455 ही चलेगी। मतलब 2 ट्रेन है, डायरेक्शन अपोजिट हो या डायरेक्शन सेम हो, अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती है तो दोनों ट्रेन अपनी लेंथ को कवर कर रही होगी। तो पहले वाले केस में देखते हैं, 2 ट्रेन हैविंग लेंथ ये दे रखा है, क्रॉस ईच अदर इन 7 सेकेंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में इनको 7 सेकेंड लगता है, और सेम डायरेक्शन में 91 सेकेंड लगता है। तो सर इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 91 का टेबल आता है 13 × 39, 13 × 7 = 91, 13 × 3 = 39, बचेगा कितना, 13 × 5 = 65, 7 से कैंसिल किया 5 हो जाएगा, 7 से कैंसिल किया 7 7 7 6 42, 7 5 35। और ये जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकेंड में होगी बेटा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। अब देखो जरा सवाल में आप लोगों को यहाँ पर पता चला है s1 - s2 = 5 है, और s1 + s2 = 65 है। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, s2 कुर्बान हो गया, ट्वाइस ऑफ s1 = 70 होगा, s1 का वैल्यू 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आपसे सवाल में क्या पूछा गया है,
फाइंड द स्पीड ऑफ स्लोवर ट्रेन। अच्छा, एक ट्रेन का स्पीड 35 है, तो 35 में से कितना माइनस करें, 5 हो जाए, 35 में क्या ऐड करें, 65 हो जाए सर 30, मतलब सेकेंड ट्रेन का स्पीड 30 रहा होगा। और आपसे स्लोवर ट्रेन का स्पीड पूछा है, मतलब स्लोवर ट्रेन का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है। बेटा मीटर को ना किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 30 आपको ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है, और आपसे बोला भी गया था कि स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में आनी चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड से कभी भी आप किलोमीटर पर आवर्स में जाएंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8 बचेगा 4, 108 किलोमीटर पर आवर स्लोवर ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखेंगे, कन्वर्जन करते वक्त हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड की तरफ जाना चाहते हो, किसकी तरफ, मीटर पर सेकेंड की तरफ जाते हो, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना होता है, सिंपल। बट सर हमको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर्स की तरफ जाना हो, है ना, इधर जाना हो, तो 18/5 का मल्टीप्लाई कर दो, कन्वर्जन हो जाएगा। और यही हमने किया था, 18/5 का मल्टीप्लाई किया, किलोमीटर पर आवर्स में अपना स्पीड आ गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल प्रॉब्लम ऑन एजेस का दिख रहा है। सवाल में बोला गया 6 साल पहले द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ बी मदर एंड बी एज इज 7:3। आफ्टर 8 ईयर हैंस इनका जो रेशियो है 7:4। मतलब ये सवाल तो बैलेंस करके बनाना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। माता जी को एम ले लेते, बी को बी ले लेते हैं। तो सवाल में ये बोला गया कि 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले, ये प्रेजेंट है, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 7:3 है। और आफ्टर 8 ईयर, 8 साल बाद, ये जो रेशियो है वो कितने का हो गया, 7:4 हो गया है। अब देखो ये सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो बैलेंस करो या बेसिक मेथड से करो। अब बेसिक मेथड से करोगे तो यहाँ पर आप लिख दोगे ये 7a है, ये 3 है, ये 7a मदर थी, ये 3 है, कब था, 6 साल बाद, तो +6 कर दो, +6 कर दो, फिर आफ्टर 8 ईयर +8 कर दो, +8 कर दो, इनका रेशियो 7 और 4 का बनेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके a का वैल्यू निकालो, सवाल हो जाएगा। ये है आम जिंदगी। अब अगर आप इस सवाल को थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो बैलेंस करना सीखो। सर बैलेंस कैसे करते हैं, आ जाओ देखो। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 7:3 का रेशियो था, 7:4 का रेशियो हो गया 6 साल पहले, 8 साल बाद, ठीक है। अब मेरे को केवल एक बात सिंपल से आप लोग बताएंगे कि मदर पहले भी अगर 7 यूनिट की है, आज भी 7 यूनिट की हो सकती है। आप बोलेंगे सर कैसे पॉसिबल है, कुछ तो चेंजेस आएगा ना, मतलब एजेस में कुछ तो बढ़ेगा। जैसे 3 है, ये 4 हो गया है, कम से कम 1 यूनिट तो बढ़ा है, बट ये बढ़ ही नहीं रही है। इसका मतलब सर ये रेशियो बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, 7 में से 3 को माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 7 में से 4 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशियो में, 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशियो में कर दो, आपका रेशियो बैलेंस हो जाएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मदर और बी का 28 12 हो जाएगा, और इधर 4 का मल्टीप्लाई नीचे करोगे, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया ना, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर किया, 21 और 9 होगा, 4 का मल्टीप्लाई नीचे किया, 28 और 16 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर, हाँ जी सर ये जो है ना 7 यूनिट इंक्रीज हो रहा है और ये भी 7 यूनिट इंक्रीज होगा, दोनों सेम नंबर ऑफ ईयर का गैप लेके बैठे हैं, तो दोनों के यूनिट में डिफरेंस भी सेम होना चाहिए, जो कि बैलेंस करके बन गया है। अब सर ये जो 7 यूनिट आया है इसका वैल्यू कितना होगा, सर इन दोनों रेशियो के बीच में कितने साल का गैप है, आप बोलेंगे 6 साल का ये, 8 साल का ये, 8 और 6 14 साल का गैप है, तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 14 ईयर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 साल, 1 यूनिट बराबर 2 साल। I'm सॉरी, 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल हो गया। प्रेजेंट एज ऑफ बी निकालना है, अगर आप बी का एज निकालेंगे तो बी का एज ये बनेगा 9 2 जा 18 ईयर्स। बट बेटा ये 18 ईयर जो एज आया कब का है, 6 साल पहले का। कब का है, 6 साल पहले का। तो सर 6 साल पहले बी का एज 18 था, तो प्रेजेंट में कितना होगा, 24 होगा। अच्छा एक और बात है ना, जब आप रेशियो को बैलेंस कर देते हो तो पुराने वाले रेशियो को भूल जाना। ऐसा मत कर देना 1 यूनिट का वैल्यू 2 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 6 कर दिया। ये बेसिक गलती होती है बच्चों से, है ना। मैंने भी जब एग्जामिनेशन की तैयारी की तब ये गलती हो जाती थी। हम बैलेंस करते थे, बैलेंस करने के बाद वापस से इनिशियल रेशियो में वैल्यू पुट कर देते थे, वो गलत है। आपने मल्टीप्लिकेशन करके अगर रेशियो को बैलेंस कर लिया है तो बैलेंस करने के बाद जो रेशियो बना है आपको उसमें वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा,
मैंसुरेशन भी आता है यार, इसको स्किप नहीं कर सकते। मैंसुरेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते आरआरबी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अगर सवाल आता है तो बनना चाहिए। कट ऑफ भी ज़्यादा है तो आपका मतलब इजी ही क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन। जैसे इस सवाल को देखा जाए, और मैंसुरेशन में 2D फिगर तो कंप्लीट कर ही लेना, 2D फिगर से सवाल तो मिलता ही मिलता है। सवाल में बोला गया है अ सर्कुलर रिंग इज कट एंड बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। The radius of the ring was 21 centimeter and side of rectangle formed is 7:4. The largest side of rectangle, largest side of rectangle 7 का मल्टीपल होगी, सारे ही नंबर 7 के मल्टीपल है, मतलब सवाल तो बनाना पड़ेगा, सवाल तो आपको करना पड़ेगा। आ जाइए बनाते हैं। देखो एक सर्कुलर रिंग है, अगर मैं इस रिंग को कट करता हूँ, सपोज यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट करके इस रिंग से मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल, तो मैं ये बोल सकता हूँ सर्कल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल होगा। मतलब इस सर्कल को मैंने कट किया और इससे बना दिया रेक्टेंगल, मतलब पेरीमीटर दोनों का बराबर। पेरीमीटर क्या होता है सर, ये जो लेंथ होती है ना, इसको पेरीमीटर बोलते हैं, ये लेंथ, और इसी लेंथ से हमने रेक्टेंगल भी बनाया है, तो सर दोनों का पेरीमीटर बराबर होगा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, 2πr, 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू कितना दिया है सर, रेडियस दिया है 21, 7 से कैंसिल किया, 3 दूना 6, 66 हो जाएगा। नहीं 66 नहीं होगा, कितना होगा, 6 दूना 12, 132 हो जाएगा। 132 पेरीमीटर है। अब आपने जो रेक्टेंगल बनाया उसका लेंथ अगर 7 यूनिट है और ये 4a है, तो टोटल कितना होगा, टोटल पेरीमीटर कितना होगा सर, टोटल पेरीमीटर होगा 7, 7 दूना 14, 4 18, 4 22 है, 22a टोटल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, जबकि सर्कल का 132 है। 11 से कैंसिल किया 2, 11 से कैंसिल किया 12, 2 से कैंसिल किया 6, a का वैल्यू कितना बन गया है, 6 बन गया है। a का वैल्यू 6 बन गया है, इसका मतलब क्या करने का है हम लोगों को, a का वैल्यू अगर 6 बन गया है तो लार्जेस्ट साइड निकालना है, लार्जेस्ट साइड होगा 7 इंटू 6, 7 6 जा कितना होगा, 42 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, डी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ट्राई करना है आप सभी को। क्या बोला गया सवाल में, राजू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन स्कीम फॉर डी ईयर that offer 3% simple interest rate of interest. If the interest amount is 75% of the invested amount, then what is the value of D? You have to find the value of D. D का वैल्यू क्या बनेगा, देखो राजू ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया डी ईयर के लिए 3% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 75%। अच्छा एक बात बताओ, जी सर पूछिए, अगर मैं ये बोलता हूँ, ठीक, हाँ ठीक है, इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अगर मैं बोलता प्रिंसिपल 100 रहा होगा, सपोज प्रिंसिपल अगर 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 75%, दैट मीन्स 75, रेट कितना है डी है, टाइम कितना है 3D है, डिवाइड बाय कितना है 100 है। सर 100 से 100 कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल किया 25 हो गया, तो 25 इक्वल टू कितना बन जाएगा, डी स्क्वायर, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगा दिया, डी का वैल्यू 5 हो गया। एकदम इजी सवाल है, मतलब दिखने में वेरिएबल देखकर आपको लग सकता है कि थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। A 160 meter long train cross a 80 meter long tunnel in t seconds and cross 200 meter long platform in t plus 8 seconds. In what time will it cross another 260 meter long train running at 20 meter per second in the opposite direction? चलिए आइए बताते हैं। कितनी लंबी ट्रेन है, 160 मीटर लंबी ट्रेन है, 80 मीटर लॉन्ग टनल को क्रॉस कर रही है 3 सेकेंड्स में। मतलब क्या कर रही है ट्रेन हमारी, ट्रेन टनल को क्रॉस कर रही है, ट्रेन का स्पीड एस ले लेता हूँ, तो एस की स्पीड से 160 प्लस 80 240 मीटर ट्रेन चल रही है, तो टाइम कितना लग रहा है, टी सेकेंड लग रहा है, तो ये हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी, पहले इक्वेशन।
एंड क्रॉस 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन टी प्लस 8 सेकेंड, मतलब 160 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 160 प्लस 200 हो जाएगा 200 प्लस 160 360 मीटर। इसको क्रॉस करने में टी प्लस 8 सेकेंड का टाइम लगता है, ये भी आपका स्पीड ऑफ ट्रेन ही है। इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अनदर 260 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पहले तो सर यहाँ से हम लोग क्या निकालने वाले, ट्रेन का स्पीड निकालना है। अब ट्रेन का स्पीड निकालने के लिए आपको टी पता होना जरूरी है। अब टी कैसे निकालेंगे सर, ये वाली इक्वेशन में ये एस का वैल्यू इतना है, एस का वैल्यू इतना, तो डायरेक्ट इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। 240 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई टी प्लस 8। 0 0 12 दूना 24 12 तिया 36। 2 का मल्टीप्लाई किया 2t प्लस 16 इज इक्वल टू 3t होगा, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 बन जाएगा। वैल्यू ऑफ t कितना बनेगा, 16 बन जाएगा। और t का वैल्यू अगर 16 है, मैं यहाँ 16 पुट कर देता हूँ, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ जाएगा, 240 बट्टा 16, 16 एकम 16, 16 पंजे 80। स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा वो बन जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। कितना बन जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड ऑफ ट्रेन बन जाएगा। चलो ये भी ठीक है। अब सवाल में बोला गया है कि ये हमारी जो ट्रेन है 160 मीटर लंबी, वो क्रॉस करना चाहती है 260 मीटर लंबी ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 16 प्लस 200 मतलब 160 प्लस 260 कितना होगा, टोटल डिस्टेंस होगा 6 दूना 12 2 3 4 420 मीटर। और अगर दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड ऐड हो जाएगा। हमारी वाली जो पहले ट्रेन थी उसकी स्पीड 15 थी, बाद वाली ट्रेन की स्पीड 20 है। 15 प्लस 20 कितना होगा, 35 होगा। और 7 पंजे 35, 7 6 42, 5 से कैंसिल किया 12, 12 सेकेंड्स आपका सही आंसर इस सवाल का बन जाएगा। 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है आई होप सो कि ऐसा सवाल अगर ट्रेन का आता है तो बनना चाहिए सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, क्या बनेगा आंसर ये आपको बताना है। द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ 28,000 एट रेट ऑफ x प्लस 2% पर एनम for 3 years is equal to simple interest earn on an amount of 24,000 at the rate of 7% per annum for 4 years. Find the simple interest earn on 40,000 at the rate of 10% per annum after x years. चलो ट्राई किया, मतलब इस सवाल में ना लैंग्वेज अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए सवाल क्या बोलना चाह रहा है। सवाल ये बोल रहा है 28,000 रुपीज पर 28,000 पर कितने परसेंट से x प्लस 2% पर एनम से 3 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 24,000 7% पर एनम से 4 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा, ये दोनों इक्वल होंगे। 100 100 कैंसिल, 000 से 000 चला गया, 7 चौक 28, 28 से 28 भी चला गया, और 3 से कैंसिल किया 8 हो गया, 8 में से 2 गया, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x कितना बन गया है, 6 बन गया है। चलो ये भी बढ़िया है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन 40,000 10% पर एनम आफ्टर x ईयर। मतलब आपको क्या करना है, 40,000 रुपये दिए है अगर, और 40,000 रुपये पर 6% सॉरी 10% की रेट से 6 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का 10%, 6 साल का 60% बनेगा इंटरेस्ट, 60% निकालना, दैट्स इट। 6 चौक 24, 24 के आगे 3 जीरो लगा दो, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और प्यारा सा सवाल, इसको ट्राई करेंगे आप सभी बच्चे ना। 1 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, 1 मिनट के अंदर आप इसको जितना बना सकते हैं बनाएंगे।
चलो आ जाओ बनाते हैं सवाल को। देखो बेटा ध्यान से करना क्या है इस सवाल में, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एबीसी का एक्सपेंडिचर रेशियो दे रखा है, एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना दे रखा है, 18, 20, 28। ठीक है। चलो टोटल इनकम दिया है, देखो रेशियो एक्सपेंडिचर का दिया है और सवाल में टोटल इनकम इतने को गिवन है 1309। अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है ये। अब अगर देखा जाए तो सेविंग जो दिया है वो परसेंटेज में दिया है, मतलब देखो क्या किया इस सवाल ने, इनकम दे दिया रुपीस में, एक्सपेंडिचर दे दिया रेशियो में और सेविंग दे दिया परसेंटेज में। मतलब देखो यहाँ पर आपको परसेंटेज, रेशियो और बेसिक कैलकुलेशन सब आना चाहिए, परसेंटेज आता है, रेशियो आता है, तो ये सवाल को बना पाएंगे। अब 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है, ये 1/6 होता है और ये 1/8 होता है। इसका मतलब समझते हैं हम लोग, 1/7 का मतलब ये होगा कि अगर आपकी इनकम 7 रुपये है तो सेविंग हो जाएगी 1 रुपये की और एक्सपेंडिचर हो जाएगा कितने का, 6 रुपये का। वैसे ही अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी का इनकम अगर 6 है उसमें से 1 रुपये सेविंग करेगा तो 5 रुपये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। मैं सी की अगर बात करता हूँ तो 8 रुपये में से 1 रुपये एक्सपेंडिचर होगा, सेविंग होगा और बचेगा कितना, 7 रुपये एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो ये जो बना है ये ए की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बी की बात कर रहे हैं और ये सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने करा। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ए के इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशियो क्या है, 7:1:6 है, बी का 6:1:5 है, सी का 8:1:7 है। अब मेरे को ये बताओ, आपके पास एक रेशियो गिवन है इसमें एक्सपेंडिचर का रेशियो तो 18:20:28 है, मतलब सर ये जो एक्सपेंडिचर है ये 18 होना चाहिए, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते 18 हो जाएगा, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर में सेविंग तीनों में करना पड़ेगा। इसको 20 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 28 बनाना है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका बैलेंस हो जाएगा रेशियो। ठीक है, अब हमको जो निकालना है ना, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ये बन जाएगा 21, 3, 18, ये बनेगा 24, 4, 20, ये बनेगा 28, 4 और 28, सॉरी 32, 4, 28। बट हमको केवल इनकम से काम है, हम इनकम देखेंगे ना, रेशियो बैलेंस हो गया तो इनकम को देखेंगे। सर एबीसी की इनकम का रेशियो कितना बनेगा, 7×21 और बी का बनेगा 24 और सी का बनेगा 32। सर ये इन तीनों की इनकम का रेशियो आ गया, बैलेंस कर दिया तो अब इनकम का रेशियो आ गया। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो देखोगे तो 18:20:28 हो जाएगा और सेविंग के रेशियो से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि हमको टोटल इनकम गिवन है कितना है, 1309, और हमारे अकॉर्डिंग में टोटल इनकम कितना बन रहा है, 7 और 3, 4, 5, 6, 7, 77 यूनिट का वैल्यू सवाल में बन रहा है 1309 का। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11 बचेगा 2, 11 एकम 11 9, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 7 एकम 7 17 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 17 हो जाता है, 1 यूनिट का वैल्यू 17 अगर हो जाता है तो अब यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, फाइंड द टोटल इनकम ऑफ ए का टोटल इनकम कितना बनेगा, 7 यूनिट था, नहीं 7 यूनिट नहीं 21 यूनिट था, रेशियो चेंज कर दिया ना, दैट मीन्स आपको 21 का मल्टीप्लाई करना है, 17 में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे, 21 इंटू 17, 7, 17 दूना 34 और 35 कितना बनेगा, 357। ऑप्शन सी सवाल का सही और सटीक आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को हमने रेशियो को बैलेंस करके बनाया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। ₹1065 को आपको डिवाइड करना है PQR में 1/3, 1/5, 1/7 के रेशियो में, बट टेक्निकल इशू की वजह से या टेक्निकल एरर की वजह से
आपने 357 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है। व्हाट अमाउंट डिड ए रिसीव मोर और लेस। चलिए अगर मैं पी क्यू आर का जो रेशियो दे रखा है पहले वाला, इसको प्रॉपर बनाते हैं। पहले तो ये जो रेशियो है पी क्यू आर का, ये इम्प्रॉपर रेशियो है। इम्प्रॉपर मतलब अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया है तो इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, और प्रॉपर रेशियो अगर कन्वर्ट करना है तो इसे पी का वैल्यू निकालना है। पी है तो 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर दो, पी बन जाएगा। क्यू का वैल्यू निकालना है तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और आर का वैल्यू निकालना है, आर वाले को छुपा के 15 का मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका कंबाइन रेशियो बन जाएगा। अच्छा, पहले जो पैसा डिवाइड करना था पी क्यू आर के रेशियो में वो कितना था, 1065 रुपये था, और आपने बाय मिस्टेक रेशियो डिवाइड कर दिया 3, 5 और 7 में। सर पैसा तो उतना ही डिवाइड करना था, 1065। आपको डिफरेंस किसका बताना है? सर वी हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस अमाउंट ऑफ ए को कितना अमाउंट कम या ज़्यादा मिल रहा है। तो ए कहाँ से आ गया, पी होना चाहिए यार, पी होना चाहिए, आई एम सॉरी, ये पी होगा ना, ए नहीं होगा, पी होगा। ए कहाँ से आ जाएगा, ये तो नहीं कर ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, या फिर पी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर हो सकता है। लेट्स देखते हैं क्या बनेगा। अगर मैं पहले वाला स्टेटमेंट में पी का अमाउंट निकालूंगा तो पी का अमाउंट कितना बनेगा, 35 आउट ऑफ टोटल कितना है, 5, 10, 11 का एक एरिया है 1, 3, 4, 5, 6 और एक 7 इंटू 1065। 71 का टेबल आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। अरे ऐसा करोगे आप लोग? जी सर ऐसा ही करेंगे। 71 से डिवाइड करेंगे तो 1065, 71 कम किया, 6 में से 1 गया 3, और 5 7, हाँ 5 बार चला जाएगा, मतलब 71 से 15 बार जाएगा ये। और 15 में 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियली में पी को कितना मिल रहा था, इनिशियल 15 इंटू 35, 5 बचेगा 7, 15 या 45 और 7 कितना होता है, 52 होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सेकेंड वाले केस में पी को कितना मिलेगा, 3 आउट ऑफ 7, 5, 12, 3, 15 इंटू 1065। 15 से कैंसिल करेंगे, 15 सत्ते 15 एकम, 3 7 21, 213। दोनों का डिफरेंस निकालना है तो 5 में से 3 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 312 का डिफरेंस आएगा। ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस पर भी एक स्टार लगा लो बेटा। ये वाला भी सवाल, मतलब एक टाइम पर तो ऐसा होता था कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में एरर बेस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये इनिशियल है ना एसएससी में बहुत पूछा जाता था, बट बैंक में भी आजकल पूछा जाने लगा है। इसका थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म कर दिया जाता है, मतलब जैसे फ्रैक्शन में दे रखा है, ये रेशियो भी फ्रैक्शन में दे देता है, और फिर इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करके निकालना होता है। तो आपको ये सवाल आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बना, टाइम एंड वर्क का सवाल है। 6 men or 9 women can reap a field in 69 days. 10 men, 8 women take X days to reap the same field. Find the value of X. X का वैल्यू क्या बनेगा? 6 आदमी या फिर 9 औरतें। देखो 6 आदमी या फिर और का मतलब होता है या तो 6 आदमी या फिर 9 औरतें, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं मेन और वुमेन का अगर रेशियो निकालता हूँ तो ये बनेगा 9/6, दैट मीन्स 3/2 बन जाएगा। ये इनका एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि एक आदमी का एफिशिएंसी 3 का है तो 6 आदमी का एफिशिएंसी कितने का होगा, 18 का होगा। भाई अगर एक आदमी 3 यूनिट काम करते हैं तो 6 आदमी 18 यूनिट काम करते हैं। अगर 6 आदमी एक दिन में 18 यूनिट काम करेंगे तो 69 डेज में काम खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा बन जाएगा टोटल वर्क। अब ये जो टोटल वर्क है कौन करेगा, 10 आदमी 8 औरतें। अगर मैंने यहाँ 10 आदमी लगा दिया, 8 औरतें लगा दी, तो 10 आदमियों का एफिशिएंसी 30 का होगा, इसका 16 का होगा। मतलब टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 23 तिया 23 दूना, 2 से कैंसिल किया 9, 9 3 जा 27। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। एक्स का ही वैल्यू निकालना था ना हमको। हाँ जी सर, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना था, एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल दिया है। मज़ा आ रहा है सेशन में, अच्छा लग रहा है, ठीक है। देखो जो सवाल बन रहे हैं बहुत अच्छा है, अपने आप की तारीफ कर लिया करो जो सवाल बन जाता है, बट जो सवाल नहीं बनता है ना, हो सके तो अपने नोट्स में अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसका थोड़ा रिवीजन करते रहा करो, और कभी भी इन फ्यूचर उस टाइप का सवाल आता है तो वो आपसे बनना चाहिए। अगर इस तरीके से पढ़ते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका अर्थमेटिक इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, सवाल कैसा भी हो आप बना लेंगे, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो अपनी अटेंडेंस सारे बच्चे मार्क करेंगे। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं।
यार यहाँ पर ना टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते हैं, मैं ना टाइमर भी लगा देते हैं ताकि ना आप लोगों को भी आइडिया रहे आपको टाइम कितना लग रहा है सवाल बनाने में। हाँ सवाल आया भी तो ऐसा है, इसमें टाइमर लगा है, थोड़ा कैलकुलेटिव दिख रहा है क्या? चलो जो भी है बनाओ आप लोग, कितना टाइम लगता है देखते। A train 300 meter long overtook a person who walked in the same direction at the rate of 36 kilometer per hour and passed him in 20 seconds. It overtook a second person who was also walking in the same direction, passed in 20 seconds. If the second person was walking at x meter per second, find the value of x निकालना है। चलो 2 मिनट का टाइम मिल गया, बहुत टाइम मिल गया, ठीक है बनाते हैं अब इसको। सवाल ये बोल रहा है 300 मीटर लंबी ट्रेन है, एक आदमी को क्रॉस कर रही है। एक डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये ट्रेन है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में एक आदमी भी जा रहा है। देखो अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, सपोज ट्रेन का स्पीड दे रखा है क्या हमको, वॉज वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 36, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में बातें चल रही है, तो ये 36 किलोमीटर को पहले तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो यार। आदमी का स्पीड अगर 36 किलोमीटर पर आवर से, तो मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है ट्रेन की डायरेक्शन में। ट्रेन का स्पीड दिया है नहीं सर, ट्रेन का लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना है 300 मीटर, और ट्रेन का स्पीड हम लोग ले लेते हैं ए मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में एज्यूम करें, यूनिट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, जी सर 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये बताओ पहले दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा, a माइनस 10 होगा। दो ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होता है। और अगर ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो ट्रेन खुद का डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब 300 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। और 300 मीटर कवर करने में टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम लग रहा है 20 सेकेंड। तो यहाँ से तो ए का वैल्यू डायरेक्ट आ गया यार, तो इजी हो गया सवाल। ए का वैल्यू कितना हो गया 25, ट्रेन का स्पीड कितना है 25 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आगे आपसे क्या बोला है कि यही जो ट्रेन है वो सेकंड पर्सन को क्रॉस कर रही है सेम डायरेक्शन में 20 सेकेंड में। तो यही ट्रेन अगर सेकंड पर्सन को क्रॉस करेगी 20 सेकेंड का टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा, 20 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। डिस्टेंस अगेन 300 मीटर हो जाएगा, ठीक है जी सर। और स्पीड क्या होगी सर, ट्रेन का स्पीड माइनस आदमी का स्पीड। ट्रेन का स्पीड तुमको पता है 25 है, और x का वैल्यू लिख लेते हैं -x मीटर पर सेकेंड में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से कैंसिल किया 15, तो x का जो वैल्यू होगा 25 में से 15 किया 10 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ x कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, सवाल का आंसर क्या बनेगा। रेशियो percentage of A to B is 2:3 and the ratio of the edges after 4 year will be 8:11. Find the average of their present edges. present edges का एवरेज क्या होगा ये आपको बताना है।
ए एंड बी का रेशियो दे रखा है एंड आफ्टर 4 ईयर दे रखा है। प्रेजेंट में ए बी का रेशियो दे रखा है, ए बी का प्रेजेंट रेशियो कितना दे रखा है, 2 और 3 का दे रखा है। आफ्टर 4 ईयर ये तो बैलेंस करके इसी उड़ जाएगा, 8 हो गया। बैलेंस है क्या ऑलरेडी? नहीं सर बैलेंस नहीं है। बैलेंस करना मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ये डिफरेंस निकालो 1 का आएगा, ये डिफरेंस निकालो 3 का आएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 का मल्टीप्लाई नीचे। 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही ऊपर करोगे 6 3 3 9 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे 8 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 यूनिट 2 यूनिट, और 2 यूनिट का जो वैल्यू निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, 4 साल हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू बनेगा 2 साल, 1 यूनिट का वैल्यू 2 साल बन जाएगा। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंटेज। प्रेजेंटेज कितना बनेगा टोटल, 15 यूनिट, 15 दूना 30 टोटल होगा, एवरेज निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। चलिए अगला सवाल ये रहा, ये भी प्रॉब्लम ऑन एजेस का है, थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा गया सवाल, लैंग्वेज को ठीक से समझ गए तो मजे ही मजे। 5 years hence Rani will be 3 times her son age, and 2 years ago the ratio of the age of Rani and her son is 23:3. If the present age of Rani's son is x, then find the value of square of x. बाप रे, चलो वही बैलेंस वाला ही है वैसे सवाल, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, डुएबल है, बना सकते हो आप लोग आसानी से। 5 year hence Rani will be 3 times of son, पास ये प्रेजेंट ले लेते हैं, इसके 5 साल बाद रानी और सन की बात चल रही है। रानी और सन का रेशियो कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ सन होगा, 3 टाइम्स ऑफ सन हो जाएगा। एंड 2 years बैक जाते हैं, 2 years एगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रानी एंड सन 23:3। क्या ये बैलेंस है? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, बैलेंस करो। यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, 20 का आएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, 2 का आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटर है सर, इसको 20 बनाना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल हो जाएगा, ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये 20 है ये 2 है तो 20-20 बना लो दोनों को। तो सर ये तो 23 और 3 ही रहने देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 और 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितने का है, 7 यूनिट का है। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस भी 7 यूनिट का है। 7 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सर 7 साल हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 साल होगा। 1 यूनिट बराबर कितना बनेगा, 1 साल बनेगा। तो 23 यूनिट 23 ईयर के बराबर, 3 यूनिट 3 साल के बराबर। प्रेजेंट एज ऑफ रानी सन इज एक्स। अच्छा रानी के सन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स है। पहले बताओ प्रेजेंट एज कितना होगा, सर 1 यूनिट इक्वल टू 1 ईयर, तो 3 यूनिट इक्वल टू 3 ही था। सन की एज 3 साल होगी 2 साल पहले, तो प्रेजेंट में सन कितने का होगा, 5 साल का हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ सन अगर 5 साल हो जाती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स, 5 का स्क्वायर 25, स्वाहा। ऑप्शन बी सवाल का सही और सटीक आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल अगेन ट्रेन का क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। A 160 meter long train take x m second to cross a pole. The same train when running at 80% of original speed take 26 second to cross 100 meter long platform. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू क्या बनेगा। m का वैल्यू क्या हो जाएगा ये हमको निकालना है, राइट। A 160 meter long train take m second to cross a pole, ठीक है। The same train when running at 80% of original speed take 26 second to cross 100 meter long train. सेम ट्रेन का मतलब 160 मीटर की ट्रेन है
100 मीटर लॉन्ग ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो 160 मीटर लंबी ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो 260 मीटर चलती है, 26 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, मतलब उस ट्रेन का स्पीड होगा 10 मीटर पर सेकंड। और सर 10 मीटर पर सेकंड पता है क्या है, और 80% ऑफ ओरिजिनल स्पीड है, ये 80% ऑफ ओरिजिनल का स्पीड है, यही बोल रहा है ना। when running the same train when running at 80% original speed take 26 सेकेंड टू क्रॉस, मतलब ये 80% ऑफ ओरिजिनल है। तो 100% ऑफ ओरिजिनल कितना हो जाएगा सर, अगर 80% का वैल्यू 10 है तो 100% का जो वैल्यू बनेगा 10 इंटू 100/80 बनेगा। 20 से कैंसिल किया 5 हो गया, 20 से कैंसिल किया 4 हो गया, 50/4 मतलब 25/2 12.5 हो जाएगा। 12.5 मीटर पर सेकेंड ट्रेन का स्पीड हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, एम का वैल्यू निकाला। एम क्या है भाई साहब, अच्छा 160 मीटर लंबी ट्रेन खुद को क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस करने का मतलब खुद को क्रॉस करती है, टाइम एम सेकंड लगता है, और ट्रेन का स्पीड कितना है 12.5 मतलब 25/2। डेसिमल में आएगा बेटा आंसर? जी सर डेसिमल में ही आएगा। एक काम करो 2 को ऊपर ले जाते हैं सर, उससे क्या होगा देखो जरा, 320/25 हो गया है। अब ऊपर फूलों की दुकान नीचे गुरी का मकान, ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई नीचे भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इससे होगा कुछ ऐसा, अब कुछ ऐसा कर कमा 100 हटा के 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, 12.8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई सवाल का सही आंसर बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने जो है वो ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अर्थमेटिक है ना बोरिंग होता है, बिल्कुल भी नहीं, आपको आता नहीं इसलिए बोरिंग लगता है। अगर आपकी अर्थमेटिक में कमांड हो जाती है ना तो अर्थमेटिक से इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं होता है। एक्स एंड वाई इन्वेस्ट 15,000 18,000 इन अ पार्टनरशिप आफ्टर m month Z joined 24,000. Y left m month before the end of the year. At the end of the year, the profit was shared between X, Y, Z 10, 9, 12. What is the value of m? m का वैल्यू आपको निकालना है। चलिए आइए बनाते हैं सवाल को। टाइम देखते हो गया, टाइम इतने टाइम में तो बन जाना चाहिए। सर कितने पर्सन थे, एक्स वाई और जेड 3 पर्सन थे। एक्स ने कितना पैसा लगाना है, एक्स ने पैसा लगाना है 15,000 रुपये 15,000। वाई ने पैसा लगाना है 18,000 रुपीज़, और जेड ने जो पैसा इन्वेस्ट करना है 24,000 रुपीज़ करना है। अगर यहाँ पर मैंने रेशियो निकाला 000 चला गया, और 3 से कैंसिल किया 5, 3 से कैंसिल किया 6 और 3 से कैंसिल किया 8, ये इनके कैपिटल का रेशियो, और कैपिटल में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट मिल जाएगा। बट सर इसने बोला है कि वाई लेफ्ट इन m मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर बात कर रहा है, मतलब एक्स ने तो पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया है, ठीक है। और वाई कब जाता है सर, वाई लेफ्ट m मंथ बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, मतलब m मंथ बिफोर चला गया, इसने पैसा लगाया है 12 माइनस m मंथ के लिए। m मंथ के पहले अगर ये छोड़ के जा रहा है मतलब ये 12 में से m महीने कम पैसा लगाया है। और झेड़ की अगर बात की जाए तो झेड़ ने सर m मंथ के बाद ज्वाइन किया है। अगर झेड़ ने m मंथ के बाद अगर ज्वाइन किया है, ठीक है, तो इसने भी पैसा कितने महीने के लिए लगाया, 12 माइनस m मंथ के लिए तो लगाया होगा। m मंथ के बाद ज्वाइन किया मतलब m मंथ तक इसने पैसा नहीं लगाया, तो 12 माइनस m मंथ तक पैसा
इन्वेस्ट किया होगा। अब सर इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो बोल दिया कि भाई ये होगा 10, ये होगा 9 और ये होगा 12। कोई भी दो इक्वेशन को ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को लेंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगा, इन दोनों को ले लेते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं। तो अब इस दो इक्वेशन ले लो, क्योंकि हमको तो m के वैल्यू से मतलब है, तीनों को ले जाने से कोई मतलब नहीं है। या आप फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से भी m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 से कैंसिल किया 2 हो गया, 2 से कैंसिल किया 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 12 माइनस m होगा। सो m का वैल्यू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3 मंथ हो जाएगा। वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 3। आप अगर ये वाला इक्वेशन इसको इसके साथ कंपेयर करके इक्वल करके निकालेंगे तब भी आपका m का वैल्यू 3 ही होगा। 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। बारह औरतें काम कर रही है 5 आवर्स अ डे कंप्लीटिंग वर्क इन 15 डेज। 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। 13 और औरतें ज्वाइन कर लेती है। ऑल वुमेन आर वर्किंग फॉर 4 आवर्स अ डे, देन इन हाउ मेनी डेज वुड द वर्क बी कंप्लीटेड। कितने दिनों में काम जो है वो खत्म हो जाएगा, ये आपको देखना है। तो 12 वुमेन वर्किंग 5 आवर्स अ डे, 12 वुमेन है 5 आवर्स अ डे काम करती है, 15 दिनों में काम खत्म हो जाता है। ठीक है, 15 डेज में काम खत्म हो जाएगा। इफ 13 मोर वुमेन ज्वाइन, मतलब अब कितनी औरत हो जाएगी, 12 पहले थी 25 औरतें हो जाएंगी। एंड ऑल वुमेन आर वर्किंग फॉर 4 आवर्स अ डे, तो कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। सेम काम है, मतलब इक्वेट कर सकते हैं। औरत से औरत को हटा देते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। 36 आ रहा है। तो देन इन हाउ मेनी डेज वुड बी वर्क बी कंप्लीटेड। बट कुछ गड़बड़ सी लग रही है, ऐसा क्यों? कुछ कैंसिल में कुछ गड़बड़ किया है क्या? 5 25 15 पंजे 75, मतलब 3 आ जाएगा। 36 को 4 से डिवाइड नहीं किया, 4 बचा हुआ ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 डेज। इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल टाइम एंड वर्क से क्या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। द इन्वेस्टमेंट ऑफ रघु इज ट्वाइस एज दैट ऑफ भानु एंड थ्राइस एज दैट ऑफ चित्रा। भानु इन्वेस्ट फॉर ट्वाइस द मंथ देन रघु एंड थ्राइस द मंथ ऑफ चित्रा। अच्छा जी भाई साहब, वो विल अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? आपको यहाँ पर देखना है सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होगा वो किसका होगा। तो सबसे पहले इन तीनों के कैपिटल का रेशियो निकाल देते हैं। कौन है? आर, बी एंड सी। बी फॉर भानु, सी फॉर चित्रा। रघु का भानु से एंड थ्राइस ऑफ चित्रा, मतलब रघु का अपन इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ भानु, भानु का डबल है, और थ्राइस ऑफ चित्रा मतलब इसका 6 ले लेते हैं अपन, तो भानु का डबल है, मतलब ये 3 हो जाएगा। रघु इज ट्वाइस ऑफ भानु, भानु का डबल है, एंड थ्राइस ऑफ चित्रा मतलब चित्रा का 3 गुना है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 का 3 गुना करेंगे 6, 6 3 2 का कैपिटल का रेशियो आ गया है। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम में क्या बोला गया है? भानु इन्वेस्ट फॉर ट्वाइस द मंथ देन रघु एंड थ्राइस द मंथ ऑफ चित्रा। अगेन किसकी बात चल रही है? भानु। अब भानु की बात चल रही है, भानु का जो टाइम है वो 6 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो भानु का जो टाइम है वो ट्वाइस ऑफ रघु है, रघु का डबल है, मतलब रघु अगर 3 होगा तो 3 का डबल 6 हो जाएगा। एंड थ्राइस चित्रा, चित्रा का 3 गुना है, मतलब चित्रा अगर 2 मंथ के लिए पैसा लगाती है तो 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। ये इनके टाइम का रेशियो है। प्रॉफिट का रेशियो अब आप निकालेंगे तो कितना बनेगा? 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 2 2 जा 4। क्या बात करें? हु विल अर्न द हाईएस्ट प्रॉफिट? तो सर हाईएस्ट प्रॉफिट जो मिलेगा रघु एंड भानु दोनों को मिलेगा। भानु रघु दोनों, ऑप्शन नंबर डी। डी इस प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। प्यारा सवाल था ये, मतलब इन्वेस्टमेंट और टाइम इनडायरेक्ट वे में आपको गिवन थे, आपको इसको डायरेक्टली कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट के बारे में बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला सवाल बोल रहा है अ वेसल कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ रसना एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:4. 10% of mixture is taken out and then 2 liter of water is added to the mixture so that the quantity of water become equal to quantity of rasna. फाइनली दोनों इक्वल हो गए जी सर. फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर. इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना होगा ये आपको बताना है. इनिशियल क्वांटिटी कितना होगा ये देखना है अपने को. क्या करें इसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सवाल इजी हो जाए. देखो कुछ ऐसा करते हैं या फिर बेसिक करना पड़ेगा. देखो अब वेसल कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ रसना एंड वाटर. रसना एंड वाटर दे रखा है. इसका रेशियो 5:4 का है. अगर मैं 50 और 40 ले लेता हूँ तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा 90 लीटर हो जाएगा. अब इसका 10% पी जाओ. सर पी गए 10% मतलब 9 लीटर पी गए. बचेगा कितना 81. सर ये जो बचा हुआ 81 लीटर है इसमें रेशियो कितना रहेगा. रेशियो तो 5 और 4 का ही रहेगा. रेशियो कैन नेवर बी चेंज. 5 और 4 का रेशियो रहेगा. मतलब यहाँ पर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ क्या. सर अब ये बोल रहा है 2 लीटर पानी मिला दो और जैसे 2 लीटर पानी मिलाएंगे क्वांटिटी सेम हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं यहाँ पर जी सर 5 और 4 के रेशियो में 81 लीटर को ब्रेक कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 और 9 चौक 36. 9 का मल्टीप्लाई मतलब 5 4 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 81 लीटर. 1 यूनिट का वैल्यू बनेगा 9 लीटर. तो 1 यूनिट का वैल्यू 9. 5 का 45 4 का 36. तो ये यूनिट लेते हैं लीटर नहीं. एक्चुअल में यूनिट लेना चाहिए था. ठीक है सर जो भी है. अब अगर मैं यूनिट में बात करता हूँ देखो अब इसने बोला कि अगर आप इसमें 2 लीटर पानी मिला देंगे कितना 2 लीटर मिला देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे. तो मैंने बोला 36 को अगर 45 बनाना तो कितना मिलाना पड़ेगा 9 यूनिट मिलाना पड़ेगा. तो मैं ये बोल सकता हूँ 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो 2 लीटर के बराबर है. ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों क्वांटिटी को अगर आप इक्वल करना चाहते हो तो 36 में एक्चुअल में 9 यूनिट मिलाएंगे तब 45 इक्वल होगा. बट सवाल बोल रहा है ना आपने 2 लीटर मिलाना है. हमने बोला 9 यूनिट 2 लीटर के बराबर हो जाएगा. सर 9 यूनिट अगर 2 लीटर के बराबर है तो 90 यूनिट. ये यूनिट है ना लीटर मत करना कंफ्यूज हो जाओगे. यूनिट लिख दो. तो 90 यूनिट किसके बराबर होगा सर 10 का मल्टीप्लाई कर दो. 90 यूनिट 20 लीटर के बराबर होगा. इसका मतलब इनिशियली में टोटल कितना मिक्सचर रहा होगा 20 लीटर मिक्सचर रहा होगा. 20 लीटर मिक्सचर रहा होगा. इस तरीके से बहुत इजी हो गया सवाल. चलिए आगे बढ़ते हैं. मतलब अगर आप यह वेरिएबल ले लेते ना तो ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता. ठीक है. और ये बात ध्यान रखना कभी भी आपके पास मिक्सचर है मिक्सचर में से अगर मैं मिक्सचर को निकालता हूं तो रेशियो हमेशा सेम रहेगा वो चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा. बताओ क्या होगा इसका आंसर. A can do a piece of work in 22 days. B is 25% more efficient than A. C is twice as efficient than B. A start the work alone and worked for some days and left the work. Then B and C joined together and completed the work in 4 days. In how many days A worked for the same? A ने कितने दिन काम किया ये आपको बताना है. चलिए आइए बनाते हैं सवाल को. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 22 डेज. ए किसी काम को 22 दिनों में ख़त्म करता है और बी 25% मोर एफिशिएंट है ए से. ठीक है. ए अगर 22 दिनों में काम खत्म करता है दैट इज नंबर ऑफ डेज की बात कर रहे हैं
और एफिशिएंसी की बात की जाए, एफिशिएंसी, तो ये बोल रहा है बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। 25 मतलब ए का एफिशिएंसी अगर 4 का है तो बी का 5 का होगा। अरे अरे अरे, ये कहना क्या चाह रहा है सवाल, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे करने जाएंगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ए का नंबर ऑफ डेज को भी ऐसे ही रहने देते हैं। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए होगा, 4 और 5 की एफिशिएंसी बन जाएगी इनकी। एंड सी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट देन बी, 10 हो जाएगा। He start the work alone and work for some days and left the work. Then B and C join together and complete the work in 4 days. जी सर ठीक है। Then in how many days does A work for the same? मतलब क्या कहना चाह रहा है, कितने दिन काम किया ये पूछ रहा है क्या? तो ये 22 दिन का तो कोई काम ही नहीं था यहाँ पे। चलो देखते हैं, हाँ हो सकता है सर कि ऐसा हो। ए का एफिशिएंसी अगर 4 का है तो 4 की एफिशिएंसी 22 दिनों में टोटल जो काम होगा वो 88 हो जाएगा। 88 हाँ काम का था वो, है ना। अगर इसका एफिशिएंसी 4 का है तो 22 दिन में काम कंप्लीट होगा, टोटल 88 हो जाएगा। अब सवाल में बोला कि ए ने कुछ दिन अकेले काम किया है और वो छोड़कर चला गया। बी एंड सी ने 15 की एफिशिएंसी से कितने दिन काम किया है? 4 दिन काम किया है। मतलब 60 यूनिट काम तो बी एंड सी ने किया है, तो 88 में से 60 यूनिट माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 28 यूनिट। और 28 यूनिट काम किसने किया होगा सर? 28 यूनिट काम ए ने किया होगा 4 की एफिशिएंसी से 7 दिनों तक। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते, अगला और भी प्यारा सवाल दिख रहा है। Every day boat M and N start from point P and Q simultaneously and cross each other at a fixed time. One day boat M start 40 minutes early and meet boat N 10 minutes before as usual time. ठीक है भाई साहब, 40 मिनट पहले निकल गई और N से 10 मिनट बाद मिल रही है। If the speed of boat M is 20 km per hour and the speed of stream is 5 km per hour, what is the speed of boat N? boat N का स्पीड क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए आइए बनाते हैं सवाल को। अच्छा सवाल था ये। एवरी डे बोट एम एंड बोट एन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। पी से एंड क्यू से दो बोट चलना स्टार्ट करेगी। पी से कौन सी बोट चलेगी? एम। और पॉइंट क्यू से जो बोट चलेगी उसका नाम क्या है? क्यू से जो बोट चलेगी बोट एन हो गई है, ठीक है। एंड क्रॉस ईच अदर एट अ फिक्स टाइम। सपोज ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है कहीं ना कहीं पर, मतलब डायरेक्शन इनका अपोजिट होगा, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक पॉइंट पर ये क्रॉस करती थी डेली, सपोज ये पॉइंट पर वो क्रॉस कर रही है और क्रॉस करती थी, ये फिक्स था। हमने बोला कि सर ये दोनों एक दूसरे को टी टाइम के बाद क्रॉस करती थी, टी टाइम के बाद क्रॉस करती थी, मतलब टी टाइम के लिए ये भी चलती थी, टी टाइम के लिए ये भी चलती थी, दोनों क्रॉस कर लेती थी, दोनों टी टाइम के बाद मिल जाती थी। वन डे बोट एम स्टार्ट 40 मिनट अर्ली, मतलब 40 मिनट अर्ली पहुंच गई है। एंड मीट बोट एन 10 मिनट बिफोर द यूजुअल टाइम। ये एक थोड़ा सा 10 मिनट लेट क्यों हो रही है मिलने में या क्रॉस करने में?
ओ माय गॉड, अब देखो यहाँ पर है ना, डायरेक्शन के बारे में इसने नहीं बताया ना, ये अपने को खुद से निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। अब इसने बोला कि वन डे बोट एम स्टार्ट 40 मिनट अर्ली। अगर मैं बोलता हूँ ये 40 मिनट अर्ली स्टार्ट हो गई, देखो ये अगर 40 मिनट अर्ली स्टार्ट हो गई तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो इनका मीटिंग टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है सर, बात मान लिया, मतलब डायरेक्शन अपोजिट लेके चल सकते हैं। 40 मिनट अर्ली अगर इसने स्टार्ट कर लिया और 10 मिनट पहले अगर मिल गई है, मतलब ये कितना टाइम के लिए चली होगी सर, एक्चुअल टाइम टी था, ठीक है, टी टाइम के बाद एक्चुअल में मिलना चाहिए था, बट वो 40 मिनट पहले चली है तो टी प्लस 40 मिनट चली है, और जो मीटिंग टाइम था उससे 10 मिनट पहले मिली है तो -10 मिनट, ये इतने टाइम के लिए चली होगी। और ये सिर्फ सेकंड बोट है, ये तो बेचारी हमेशा की तरह टी टाइम के लिए ही चली होगी। अब स्पीड की बात करते हैं। इफ द स्पीड ऑफ बोट एम इज 20, एम का स्पीड कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर्स है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट एन। अरे 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 रे, ये तो प्यारा सा सवाल हो गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा पता है कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन ये है कि सर डायरेक्शन भी नहीं दे रखी है, कुछ तो देना चाहिए था, अभी डायरेक्शन में नहीं है तो कैसे कर रहे हैं। चलो ये मान लेते हैं हम लोग कि हमारी बोट एम जो है वो जा रही है, ना मुन्ना ना, एम का डायरेक्शन हम लोग ऐसा नहीं ले सकते ना। अच्छा सवाल तो है, बट डायरेक्शन यहाँ पर कुछ तो मिसिंग सा लग रहा है। एवरी डे बोट एम एंड एन स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू साइमल्टेनियसली एंड क्रॉस ईच अदर at a fixed time. One day boat M start 40 minutes early and meet boat N 10 minutes before the usual time. If the speed of boat M is 20 km per hour and the speed of stream is 5 km per hour, the speed of boat N कितना होगा। यार कुछ तो मिसिंग है, मतलब डायरेक्शन सेम होगा या अपोजिट होगा ये बात क्लियर नहीं है, दोनों केस लेकर चलना पड़ेगा। अब इसका स्पीड अगर मैं x ले लेता हूँ, ठीक है, बट x किलोमीटर पर आवर्स भी ले लिया तो भी तकलीफ ही हो जाएगी, बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन जाएगा। हाँ, यहाँ पर डिस्टेंस पहले हम लोग देखेंगे, एक्स हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस भी नहीं पता है, और कुछ एज्यूम करके नहीं यार, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज इस क्वेश्चन को स्किप कर देना ही बेस्ट होगा। एक काम कीजिएगा, ये वाले सवाल को आप ट्राई कीजिएगा, ये आपके घर कार्य के लिए रहेगा, ये कार्य आपको खुद से करना होगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखकर क्या इजी हो सकता है या फिर इसमें कुछ मिसिंग होगा उसको ऐड करके कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आप लोगों के लिए टास्क क्या रहेगा, कैसे करोगे सुनो ध्यान से। इसमें दो केस लेकर चलना पड़ेगा। एक केस आपको लेना पड़ेगा कि अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, और दूसरा केस लेकर चलना पड़ेगा दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो सेम डायरेक्शन में अगर आप आंसर निकाल पाते हो तो निकाल के देखना, अपोजिट डायरेक्शन में निकाल पा रहे हो तो निकाल देना, आंसर आ जाएगा दो में से एक केस में। बट अभी फिलहाल में हमको डायरेक्शन क्लियर नहीं है और दोनों केस को अगर देखने जाएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर डिस्कस करेंगे, प्यारा सा सवाल है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा, Simran had thrice as much money as Pooja and Pooja spent rupees X and Simran received rupees Y more such that the percentage change in money with each of them were equal. If the ratio of money with Pooja and Simran is 2:9, what percent of her money was spent by Pooja? बताओ क्या होगा। बनाए इस क्वेश्चन को, चलो आज। सिमरन ने थ्राइस एस मनी एस पूजा, सिमरन के पास पूजा का 3 गुना पैसा है, ठीक है। और क्या बोला है, पूजा स्पेंट एक्स रुपीज़, मतलब पूजा ने, इसको 3A ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। पूजा ने एक्स रुपये स्पेंड कर दिए, सिमरन रिसीव रुपीज़ वाई मोर सच देन
अगर मैं पूजा के एक्स रुपीज़ कम कर देता हूँ तो ये a माइनस एक्स हो जाएगा, एंड सिमरन को y रुपीज़ ज़्यादा मिलता है तो 3a प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, देन परसेंटेज चेंज इन द मनी विथ ईच ऑफ देम वर इक्वल। अच्छा, परसेंटेज चेंज इसने बोला है इक्वल हो गया है। ठीक है सर, परसेंटेज चेंज इक्वल हो गया है, मतलब यहाँ पर कितना चेंज हुआ है परसेंटेज का, y/3a चेंज हुआ होगा इंटू 100, और यहाँ पर कितना चेंज हुआ है, x/a इंटू 100 हुआ होगा। तो 100 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, y/x इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा। बट ये y क्या था सर, y इसका पैसा है और x इसका है। ठीक है, ये हमारा रेशियो बन जाएगा। इफ द रेशियो मनी विथ पूजा टू सिमरन 9 इज 2:9। अच्छा जी, अब इनका रेशियो जो है 2:9 हो जाएगा, ये बात मान ली हम लोगों ने। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ मनी स्पेंड बाय पूजा। ठीक है, एक काम करते हैं सर, इसमें एक और वेरिएबल लेते हैं, वाई और एक्स का रेशियो अगर ये होगा तो इसको मैं 3b और इसको b ले लेता हूँ। ठीक है, तो y की प्लेस पर अगर मैं रख देता हूँ 3b, 3a प्लस 3b, और x की प्लेस पर रख देता हूँ b, तो ये रेशियो अब कितने का बन जाएगा, 2/9 का। इसको 2 से डिवाइड कर दो, इसको 9 से डिवाइड कर दो, यही बोला है ना इसका रेशियो। नो पूजा एंड सिमरन उल्टा कर दिया हमने, तो द रेशियो मनी विथ पूजा टू सिमरन 2:9 दे रखा है, उल्टा कर दिया, इसको 2 लिखना पड़ेगा, इसको 9 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया है। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b होगा। 3a में से गया a हो जाएगा इक्वल टू 5b हो जाएगा, a/b इक्वल टू 5/1 हो जाएगा। ठीक है सर, सवाल में अपने से पूछा क्या गया है वैसे सर, सवाल में ये पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ मनी वाज स्पेंड बाय पूजा। पूजा ने अपने पास से कितना पैसा खर्च किया है। पूजा ने जो पैसा खर्च किया है वो x किया है, अब x जो है वो b है। ठीक है, b अगर कितना है यार, b अगर 1 है, ठीक है, b जो है इसने जो खर्च किया है वो b है, और b जो है वो इसकी इनकम a का कितना परसेंट है, b a का कितना परसेंट है, ये हमको निकालना था। अब अगर आप देखोगे तो b कितना है 1 और a कितना है 5 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 20% सवाल का सही आंसर होगा। अच्छा सवाल था, थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया था, बट जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा, इस सवाल का सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। चलो, क्या बोल रहा है, ग्रुप ऑफ z माइनस 5 पीपल कैन कंप्लीट अ टास्क इन z days एंड अ डिफरेंट ग्रुप z प्लस 5 पीपल कैन फिनिश 90% ऑफ सेम टास्क इन z माइनस 7 days। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज इट विल टेक z प्लस 50 पीपल टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। कितने आदमी हैं z माइनस 5% से, टास्क कंप्लीट करते 6 दिन में, एंड अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ z प्लस 5 पीपल फिनिश 90% ऑफ द सेम टास्क इन z माइनस 7 डेज। z माइनस 7 डेज में 90%, मतलब यहाँ पर काम अगर 100% था तो यहाँ पर 90% कंप्लीट करेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगी।
फाइंड आउट हाउ मेनी डेज इट विल टेक अ जेड प्लस 15 पीपल, मतलब जेड का वैल्यू निकालेंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। बट सर जेड का वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बाय ऑप्शन से कुछ कर सकते नहीं कर सकते? अरे देवा, कुछ भी नहीं हो रहा है ना सर। चलो ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 9 जेड इंटू जेड माइनस 5 इज इक्वल टू 10 इंटू जेड प्लस 5 इंटू जेड माइनस 7। अगर जेड का वैल्यू पूछता है ना तो ये इक्वेशन को हम बाय ऑप्शन से बनाते हैं। बाय ऑप्शन से मतलब जेड का वैल्यू पुट करते, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता, हमारा काम हो जाता। बट फिलहाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। 9 जेड स्क्वायर माइनस 45 जेड इक्वल टू 10 जेड, ओहो पहले 10 का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 7 जेड प्लस 5 जेड माइनस 35 होगा। ठीक है, ये बनेगा 9 जेड स्क्वायर माइनस 45 जेड इज इक्वल टू कितना बनेगा, जेड स्क्वायर में इधर देखेंगे 10 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड माइनस 35 होगा। बहुत ही सुंदर सी एक इक्वेशन निकल कर आ रही है सामने। ठीक है सर, ये 10 जेड स्क्वायर में से 9 जेड स्क्वायर गया तो जेड स्क्वायर बचेगा। अब ये कितना आएगा, और 10 में -20 हो जाएगा, -20 प्लस 45 कितना होगा, 65। और क्या बच रहा है सर, माइनस का 350 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगा, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग। 9 जेड स्क्वायर ये होगा कितना, अब 20 उधर जाएगा 45 ये होगा, मतलब -20 रहेगा ना। हाँ जी सर, ये तो -20 रहेगा और ये प्लस का 45 होगा, तो ये प्लस 25 होगा, सॉरी। बट यार ऐसे दो नंबर जिसका डिफरेंस करके 25 मिले और मल्टीप्लाई करके 350 निकले, ऐसे कोई दो नंबर आपकी नज़रों में है? फैक्टर निकाल के देखते हैं, अगर मिल जाता है प्लस माइनस का मतलब माइनस प्लस बनेगा। 7 इंटू 5 इंटू 10, 10 को भी 5 इंटू 2 लिख देते हैं। तो ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं क्या, 35 में से 10 गया, ठीक है सर, 35 और 10, 35 में से 10 गया 25, 35 दाम 350, मतलब झेड़ का वैल्यू कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब अगर झेड़ का वैल्यू 10 बन गया है ना, झेड़ का वैल्यू अगर 10 बन गया है, मतलब देखो पहले क्या हो रहा था, झेड़ माइनस 10 में से 5 गए, 5 आदमी 10 दिनों में कोई काम कंप्लीट कर रहे थे, कोई काम मतलब पूरा काम। ठीक है, अब आपको करना है कितने आदमी से काम, 25 आदमी इसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सर बच्चा वहां बता, 25 दूना 50, डी का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। सुंदर से सवाल का आंसर सुंदर सा आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, सवाल का आंसर क्या बनेगा। From the 100 liter of milk, 20 liter of milk is taken out. After it, 20 liter of water is added to the rest of the milk. ठीक है, again 20 liter of milk and 20 liter water are taken out and it was replaced by 20 liter of water. If this process is continued similar for the third time, the amount of milk left after the third replacement, 3 बार ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो मिल्क कितना बाकी रहा होगा, ये आपको बताना है। चलो 100 लीटर मिल्क था, 20 लीटर रिप्लेस करना है, मतलब रिप्लेसमेंट कितना होना है, 20 आउट ऑफ 100। इसका मतलब सर 1/5, 1/5 का रिप्लेसमेंट करना। ध्यान से सुनना, स्टार्टिंग में आपके पास 100 लीटर मिल्क था जी सर, 5 में से 1 निकाला तो एक बार रिप्लेसमेंट किया, 4/5 बाकी है, दूसरी बार किया 4/5 फिर बाकी है, तीसरी बार किया 4/5 बाकी है, यही आपका रिमेनिंग मिल्क हो जाएगा, खत्म। यही बोल रहा है ना, जितना 20 ही निकालना है, चेंज तो करना नहीं है, और 3 बार प्रोसेस करना है, तो मिल कितना बचा है, इतना बचा। ठीक है, 25 से कैंसिल किया 4, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 को 5 से डिवाइड करना है,
तो सर ऊपर 2 का नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 512/10 हो जाएगा। 0 हटाया, डेसिमल लगाया, 51.2 आपका आंसर आ गया। नन ऑफ दिस आ जाएगा। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, प्योर मिल्क था ना? हाँ जी सर, प्योर मिल्क था। 100 लीटर ऑफ मिल्क में 20 लीटर ऑफ मिल्क टेकन आउट किया, 20 लीटर पानी के साथ मिलाया, मतलब आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो 1/5 का। ठीक है सर। फिर उसके बाद किया अगेन 20 लीटर मिल्क एंड वाटर, क्योंकि अब मिल्क एंड वाटर निकलेगा, और इसको 20 लीटर से रिप्लेस कर दिया। ये प्रोसेस को 3 बार कर दिया, 4/5 4/5 4/5 बचेगा, और आपका आंसर 51.2 लीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी सेकेंड विल अ ट्रेन 200 मीटर इन लेंथ ट्रेवलिंग एट दिस रेट ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर्स टेक टू पास अनदर ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन दे रखा है। चलो इस बार, हाँ ये डायरेक्शन सेम है, अपोजिट, ये पता होना चाहिए, सवाल एकदम इजी हो जाता है। ये बोल रहा 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ट्रेवल कर रही है 90 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है जिसका लेंथ कितना है 100, मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, 300 मीटर चलना पड़ेगा। डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होता है? माइनस होता है। 90 में से 30 माइनस किया 60, 60 में से 6 माइनस किया 54 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, और ये टाइम निकालना है कितना सेकेंड होगा। 5 दिया 15, 15 से कैंसिल किया 20 सेकेंड, टाइम कितना होगा 20 सेकेंड्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है द अमाउंट ऑफ वाटर मिक्सड इन द विस्की इज A + 20 लीटर एंड द टोटल ड्रिंक मिक्सचर बिकम 5A लीटर इफ द क्वांटिटी ऑफ विस्की इज 3A + 10 देन फाइंड द वैल्यू 50% ऑफ A। 50% ऑफ A का वैल्यू क्या बनेगा? A + 20 मिलाया मतलब 5A हो गया। द क्वांटिटी ऑफ विस्की इज 3A + 10 देन फाइंड द वैल्यू 50% ऑफ A। मतलब समझे हो आप? नहीं सर, अरे कितना तो सिंपल है। विस्की आपके पास कितना था? 3A + 10 विस्की था, इसमें आपने पानी मिलाया, पानी कितना मिलाया? A + 20 मिलाया, तो टोटल कितना हो गया? 5A लीटर हो गया। बस 3 और 1 4, A + 30 इज इक्वल टू 5A, तो A का वैल्यू 30 बन गया है। A = 30 बन गया है। आपको क्या निकालना है? फाइंड द वैल्यू 50% ऑफ A। 30 का 50% मतलब 30 का आधा 15। ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या बोल रहा है? टू पर्सन A and B initially are 84 किलोमीटर apart and start running toward each other. Speed of A and B is 40 and 30 and they meet after T hours. If instead of running toward each other A start following B, then what will be the distance between A and B after T hours? मतलब सिंपल सा सवाल है। अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ ना आते हुए एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट करते हैं, तो T आवर्स के बाद इन दोनों के बीच की दूरियां क्या होगी? सिंपल सवाल है। जैसे ये हमारा तोबो है, ठीक है, ये तोबो है, तोबो का यूपीएससी का रिजल्ट आया, तोबो ने बोला हो गया मेरा सिलेक्शन, तो तोबी ने बोला ठीक है मैं मिलने आ रही हूँ, तो भी तोबो से मिलने आ रही है। इन दोनों की बीच की दूरियां कितनी है? सर इन दोनों की बीच की दूरियां 84 किलोमीटर की है। ठीक है, तोबो इधर जा रहा है, तोबी इधर जा रही है, दोनों का मिलन होने वाला है, और इनकी स्पीड भी दे रखी है क्या? 40 एंड 30। तोबो का स्पीड ज़्यादा होगा, 40 होगा, और इसका 30 का स्पीड होगा। तो अगर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं तो 84 किलोमीटर कवर करेंगे कितने की स्पीड से? रिलेटिव स्पीड इनका दोनों का ऐड हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इतने टाइम के बाद इन दोनों का मिलन होगा। ये आवर्स में है, अगर आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 एकम 7 12 6 72, मतलब 72 मिनट के बाद इन दोनों का मिलन होगा। 72 मिनट के बाद इन दोनों का मिलन हो जाता है, अगर तोबो और तोबी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो। बट होता क्या है, तोबी जैसे तोबो से मिलने आती है उसके बाद उसको पता चल जाता है कि तोबो का कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये झूठ बोला है। तो अगले दिन फिर तोबो तोबी को फ़ोन करता है चलो अपन मिलते हैं, तो तोबी तोबो से दूर भागना स्टार्ट करती है, बाबा ना। तो ये क्या करेगी, ये इधर भागेगी और तोबो इधर पीछे आएगा। तो अब देखो तोबो और तोबी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये आपको देखना है। ठीक है जी सर।
अगर ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाता है तो। इनिशियल में 84 किलोमीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस है जी सर। अब ये 40 की स्पीड से 30 की स्पीड है, डायरेक्शन अगर इन दोनों का सेम हो जाएगा तो रिलेटिव स्पीड 10 हो जाएगी। और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये 72 मिनट अगर दौड़ेंगे तो कितना दौड़ लिए होंगे सर? 6 एकम 6 12 किलोमीटर की दूरियां कम हो जाएगी। मतलब तोबो 12 किलोमीटर नज़दीक पहुंच जाएगा तोबी के। इन दोनों के बीच में 84 किलोमीटर का गैप था। 84 में से 12 कम कर दो, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 72 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। डी सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। अच्छा प्यारा सवाल था यार ये, ठीक है, डरावना सवाल था तोबो के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन इज 3:7, what is the sum of double the height and 1/3 of the radius of cone if the volume of cone is 1782 centimeter cube? 1782 सेंटीमीटर क्यूब आपको वॉल्यूम ऑफ कोन दे रखा है। रेडियस एंड हाइट कोन का दे रखा है, सम ऑफ डबल हाइट एंड 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ कोन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है सर? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका वैल्यू 1782 गिवन है। 1/3 पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 होगा। आर स्क्वायर और एच का रेशियो दे रखा है सर। आर और एच का रेशियो कितना है? 3a का स्क्वायर इंटू 7a इज इक्वल टू 1782 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे तो 1 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 3a स्क्वायर बचेगा। ये 3a स्क्वायर कर देते क्योंकि a स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा, 1 3 चला गया। 11 दूना 22, 11 से कैंसिल किया बचेगा 6, 11 6 2 और 6 से कैंसिल हो जाएगा। 3 दूना 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 दूना 12, 6 सकते भैया। a इंटू ए स्क्वायर मतलब a क्यूब का वैल्यू 27 हो गया बेटा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a अगर 3 हो गया है, आपको क्या निकालना है? 3 अगर ये है तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 3 3 9 हो जाएगी। हाइट कितनी होगी? 7 3 21 हो जाएगी। आपको निकालना है सम ऑफ डबल ऑफ हाइट, हाइट का डबल 42 एंड 1/3 ऑफ रेडियस 3, 42 में 3 को ऐड किया 45। ऑप्शन सी सवाल का आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो मेंसुरेशन में 3D फिगर के सवाल आपको प्री में कम देखने को मिलेंगे और ऐसे सवाल आते हैं तो सिंपल फॉर्मूला पता है, निकल जाता है। 2D फिगर तो अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा? The present age of A is twice the age of B and C is 2 years older than A. 2 years ago the ratio of B and C is 4:9. Find the age of B after 4 years. Hence will be. मतलब ये बोल रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ए का जो एज है बी का डबल है। और आगे बोला है एंड सी इज 2 years older देन ए। सी जो है वो ए से 2 साल पुराना है, मतलब ये होगा a+2। सी पुराना है किससे? ए से, मतलब सी बड़ा होगा ऐसे। 2 years ago द रेशियो बी एंड सी इज 4:9। अच्छा जी, मतलब सर यहाँ पर क्या करें पता है? ये 2a ले लेते हैं, ये a ले लेते हैं और c का वैल्यू कितना ले लेते हैं? 2a+2 ले लेते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ये तीनों का हमने रेशियो ले लिया है, ठीक है। 2 years ago द रेशियो बी एंड सी। बी एंड सी का 2 साल पहले, 2 साल पहले इसका एज होगा a और इसका एज होगा 2 साल पहले 2a होगा, a-2 होगा सॉरी। b का एज कितना होगा? a-2 और c का 2 साल पहले एज 2a होगा और ये रेशियो कितना हो जाएगा? 4/9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं आज।
9a-18 इज इक्वल टू 8a हो जाएगा। सो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a अगर 18 हो जाता है तो a का वैल्यू 18 होने का मतलब ये 36 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 और 2 38 हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ b आफ्टर 4 ईयर हैंस विल बी, 4 साल बाद 22 साल का होगा। भाई सब b का एज 22 साल ही हो रहा ना। 4 ईयर हैंस विल बी अपने अकॉर्डिंग तो 22 बन रहा है भाई, एक बार क्रॉस चेक कर ले क्या। नन ऑफ दिस आता है तो थोड़ा रिस्क तो रहता है, ठीक है सर, बट नन ऑफ दिस ही होगा वैसे तो। द प्रेजेंटेज ऑफ ए इज ट्वाइस द बी, बी का डबल है, एंड सी इज 2 ईयर ओल्डर देन ए, ठीक है। 2 ईयर्स एगो द रेशियो बी एंड सी, बी एंड सी का रेशियो दे रखा है 2 साल पहले, बी जो है वो a-2 हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा। रेशियो 4:9 का होगा, 9a-18 और ये 4×2=8 हो जाएगा, ए का वैल्यू 18 हो जाएगा। 18 होने का मतलब इसने बोला है कि बी का एज 4 साल बाद कितना होगा, 4 ईयर हैंस, ठीक है। तो ये बेचारा 18 साल का, 18×4=22, नन ऑफ दिस आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, पार्टनरशिप का सवाल है, उड़ा दो इसको। क्या बोल रहा है सवाल, ए स्टार्ट अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000, आफ्टर 2 मंथ बी ऑल्सो बिकम इज पार्टनर एंड इन्वेस्ट 5/8 ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट बाय ए। अगेन आफ्टर 2 more months C entered into the partnership with 8,000, after 10 month they had a profit of 6,336, find the share of B in the profit। B का प्रॉफिट में शेयर कितना होगा ये आपको बताना है। चलो कौन कौन है भाई पार्टनरशिप में, ए है, बी है और सी है, 3 पर्सन है। ये बोल रहा है ए ने पैसा लगाया कितना, 16,000 रुपये लगाया, 16,000 रुपीज लगाया है। आफ्टर 2 मंथ, टाइम को बाद में देखेंगे। बी ने पैसा कितना लगाया, 5/8 ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, 8×2=16 मतलब 10,000 रुपये लगाया, 5/8 निकाला, और सी 8,000 रुपये लेकर आ जाता है। मतलब कैपिटल का जो रेशियो होगा 000 000 000 चला गया, और ये 2 से कैंसिल करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया 5 बनेगा, 2 से कैंसिल किया 4 बनेगा, कैपिटल का रेशियो आ गया है। अब अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ बी ऑल्सो बिकम इज पार्टनर एंड सम अमाउंट, एंड अगेन आफ्टर 2 more मंथ सी इंटर द पार्टनरशिप। मतलब 10 महीने के लिए बिजनेस चलाया तो ए ने पूरे 10 मंथ के लिए पैसा लगाया, बी कब आया था, आफ्टर 2 मंथ, मतलब इसने 8 मंथ के लिए पैसा लगाया था, एंड आफ्टर अगेन 2 more मंथ मतलब इसने पैसा 6 मंथ के लिए लगाया है, ठीक है। रेशियो निकाले जी गुरु जी, क्या होगा, 80 40 और 24, 4 से कैंसिल करेंगे 20 हो जाएगा, 4 से कैंसिल किया 10 किया, 4 से कैंसिल किया 6, 8 से ही कैंसिल हो जाता है सर, कोई बात नहीं, 10 5 और 3 का रेशियो बन जाएगा, 10 5 3 का इनका रेशियो बन गया किसका, ए बी सी का, ठीक है। अब अगर मैं टोटल देखता हूँ तो कितना बन जाएगा, 10 5 15 3 18, 18 यूनिट का वैल्यू सवाल में दे रखा है 6336, तो यहाँ से हमको निकालना है बी का वैल्यू 5 यूनिट का, मतलब 9 से कैंसिल कर दो, 9 में 7 63, 9 चौक 36, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 352 हो जाएगा। एंड आपको जो वैल्यू निकालना है, शेयर ऑफ बी निकालना है, बी का शेयर कितना होगा, इंटू 5 करना पड़ेगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 पीछे 2 बच्चे का 15, 2 17, ठीक है। खतरनाक कैलकुलेशन था नहीं है। 1760, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल, ऑप्शन ए सवाल का सही और सटीक आंसर बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा,
चलो, अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर इन 9 आवर्स, मतलब कार का स्पीड कितना हो गया, 60 का हो गया, खत्म बात। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज डबल द स्पीड ऑफ कार, ट्रेन का स्पीड कितना हो गया, 120, फिर से खत्म हो गई सर बात। एंड स्पीड ऑफ कार, 2/3 ऑफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बाइक, बाइक का स्पीड कितना होगा, इसका 2/3, 2/3 मतलब 80 हो जाएगा, बाइक की भी बात खत्म हो गई है। हाउ मच डिस्टेंस विल बाइक कवर 5 आवर्स, 5 घंटे में कितना कवर करेगा बाइक, 5 से 400 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन है। द टोटल एज ऑफ ए बी सी 4 ईयर हैंस विल बी 98, इनका 4 साल बाद सम दिया है 98, फाइंड द एज ऑफ सी 4 ईयर हैंस इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 32 ईयर्स एंड 23 ईयर्स, क्या बात कर रहा है। अच्छा ये बताओ कि अगर ए बी सी का जो सम दे रखा है सवाल में वो 4 साल बाद 3% का दे रखा है 98, तो 4 साल बाद ये मतलब 4 साल इसमें कम करो, इसमें कम करो, इसमें कम करो, 12 कम करेंगे तो प्रेजेंट एज आ जाएगा। जी सर, तो ये प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी आ गया, ए बी सी के प्रेजेंट एज का सम आ गया है 86। ठीक है, फाइंड द एज ऑफ सी 4 ईयर हैंस इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 32 और 23, 32 प्लस 23 कितना होगा, 3 2 5, 5 55 हो जाएगा। तो सी का प्रेजेंट एज आ जाएगा 86 में से माइनस किया 8 में से 5 किया 31, सी का एज 31 है। बट सर हमसे पूछा गया 4 साल बाद का पूछा है ना, 31 को देखकर भावनाओं में भे मत जाना, उसने 4 साल बाद पूछा है, ये प्रेजेंट एज आया है, 4 साल बाद 35 होगा, 35 को आंसर टिक करेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल ये रहा, ट्रेन हैविंग स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस अ पोल इन 18 सेकेंड एंड अ प्लेटफॉर्म इन 33 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ट्रेन का स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गुरुजी, 5 चौक 20, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन चल रही है और 18 सेकंड में पोल को क्रॉस करती है, मतलब 18 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा 360। अब ये क्या कर रही है, इन प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना होगा, ओ माय गॉड। अच्छा जी, ठीक है सर, 360 ट्रेन का लेंथ है। अब यही 20 की स्पीड से 33 सेकेंड में जो डिस्टेंस चलेगी वो कितना हो जाएगा, 660 मीटर। और 660 मीटर कब चलेगी, जब खुद का डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस कवर कर रही है, जिसमें से खुद का डिस्टेंस 360 अगर कम कर देंगे तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस 300 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस सवाल, बी सवाल का सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल ये रहा, क्या होगा इसका आंसर। A invest 12,000 for X month, B invest 16,000 for 9 months in a scheme. The profit share of B is 12,000 out of total profit of 21,000. Find the value of X. 000 से 000 हो गया और 4 से कैंसिल किया 3 हो गया, 4 से कैंसिल किया 4 हो जाएगा। A इन्वेस्ट कितने मंथ के लिए, X मंथ के लिए, और B ने अगर 4 यूनिट इन्वेस्ट किया 9 मंथ के लिए। द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज 12,000, बी का प्रॉफिट कितना है 12,000 आउट ऑफ 21,000, मतलब मैं बोल सकता हूँ 21 में से 12 अगर बी को मिल रहा है तो बचा कितना है 9, इन दोनों के प्रॉफिट का रेशियो 3 और 4 हो जाएगा, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, एक्स का वैल्यू 9 आया, सवाल खत्म हो गया। ये समझ में आया 3 और 4 कैसे आया, अरे मेरे भाई 21,000 रुपये है, उसमें से बी को मिलेगा 12,000 रुपया, हाँ सर इतना समझ में आ गया, तो ए को मिलेगा 9,000 रुपया, सर ये भी समझ में आ गया। ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 4 का, इक्वेट कर दिया, काम हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को, थक तो नहीं गए अभी तक। थकना मना है सेशन में। ठीक है, देखिए आप अगर छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन करेंगे ना, पिछले 5 साल के पेपर्स का भी अगर आप देखोगे एक बार है ना, तो आपको समझ में आएगा सर बोट इन स्ट्रीम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रॉब्लम ऑन एजेस हो गया, ट्रेन हो गया, ये वो चैप्टर है जहाँ से सवाल आना ही आना है। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से सवाल 100% आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए अर्थमेटिक में टोटल जो चैप्टर है ना 19-20 चैप्टर हो जाते हैं, इसमें 10 सवाल आते हैं, तो कुछ चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट स्टिल
मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला है कि आप कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते। अगर कोई चैप्टर आपको लगता भी यार बहुत डिफिकल्ट है तो उसका बेसिक कंप्लीट करके रख लिया करो, ताकि आप कभी भी कहीं पढ़ रहे हो तो उसका बेसिक क्लियर है, आप सवाल को बना पाएंगे। या आप अगर मॉक टेस्ट में देखेंगे, अगर वो सवाल दिखता है तो सॉल्यूशन देखकर आपको वो सवाल तो समझ में आ ही जाएगा। तो कोई भी चैप्टर को स्किप ना करते हुए उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ लिया ना, तो आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर क्या बनेगा? 4 years ago the ratio half of Anita is at the time and 4 times of Bablu's age at that time was 5:12. 8 year hence 1/2 of 2 Anita age at that time will be less than Bablu's age at that time by 2 year. What is Bablu's percentage? बबलू का परसेंटेज आपको बताना है। चलिए आइए बनाते हैं। चल, गुड क्वेश्चन है ये भी, लैंग्वेज बेस्ड सवाल है। ठीक है, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। 4 years ago half of Anita's age at that time and 4 times Bablu's age at that time was 5:12. 8 year hence 1/2 of ट्वाइस नहीं होगा यार, 1/2 of Anita's age होगा। देख लेते हैं आगे क्या होगा, बट वहाँ 2 तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 4 साल पहले की बात करता हूँ, मैं 4 साल पहले की ही बात कर रहा हूँ। अनीता का एज अगर 1/2 ए है 4 साल पहले, इज 4 times ऑफ बबलूस एज, बबलू का एज 4 भी ले लेते हैं, तो इनके बीच का रेशियो 5/12 होगा, ये सवाल बोल रहा है। 4 years ago the ratio of half of Anita is at that time and 4 times of बबलू से at that time 5/12 है। तो सर अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो a/8b इज इक्वल टू 5/12 हो जाएगा। 4 से कैंसिल किया 2 और 3 हो जाएगा, तो a और b का जो रेशियो बनेगा वो 10/3 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा, 10/3 रेशियो बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये? 8 year hence हाफ ऑफ अनीता, मतलब यार ये अपना कब का? 4 साल पहले का। ध्यान रखना, ए एंड बी का एज ले लेते हैं हम लोग, ये ले लिया 10A और ये ले लिया 3A, बट सर ये जो एजेस है वो 4 साल पहले की है, 4 years एगो की है। अब सवाल बोल रहा है कि आपको जाना कब है? सर हमको जाना है 8 year hence। 8 year hence 8 साल बाद इसका एज कितना होगा? सर प्रेजेंट एज 10A + 4 होगा, और 8 साल बाद 10A + 12 हो जाएगा, और ये कितना होगा? 3A + 12 हो जाएगा। 4 साल पहले इतना, और 8 साल बाद देखेंगे तो इतना इतना हो जाएगा। और सर ये क्या बोल रहा है पता है? 8 year hence हाफ ऑफ अनीता एट दैट टाइम विल बी लेस देन, हाफ ऑफ अनीता मतलब अनीता का जो एज होगा 10A + 12 होगा, वो कम होगा किसकी एज से? लेस देन बबलूस एज। बबलू का एज कितना होगा? 3A + 12, इससे कितना कम होगा? 2 साल। 2 कर लो, इसको सॉल्व कर दो। 3 दूना 6A + 24 माइनस 10A, ए रह गया है यहाँ पर, -10A - 12 = 2 हो जाएगा। 6 में से गया -4A, 24 में से 12 गया, 12 उधर गया। हे प्रभु क्या हुआ ये? 24 में से 12 गया, 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? प्लस का 12 उधर जाएगा, तो 10 बचेगा। ए का वैल्यू डेसिमल में आ रहा है, फिर से देखो जरा,
ये हमने सही किया, 3a+12। इसने बोला कि हाफ ऑफ अनीजाज एज एट दैट टाइम विल बी लेस देन बबलूज एज एट दैट टाइम। हाफ ऑफ अनीता एज एट दैट टाइम बाय 2 ईयर। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई तो 4 आएगा ना, हाँ वही मैं सोच रहा था। 6 हो गया, 24 हो गया, 10a-12 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो -4 ये हो जाएगा, 24 प्लस का 12 होगा, प्लस का 12 इधर जाएगा तो -12 होगा, मतलब ये 8 हो जाएगा माइनस का। ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, बधाई हो, ए का वैल्यू आ गया है। बबलू का प्रेजेंट एज निकालना है, ए का वैल्यू 2 है, मतलब ये 6। 6 साल का बबलू कब था सर, 4 साल पहले, मतलब प्रेजेंट में बबलू कितने का है, 10 साल का होगा। बबलू का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो 10 ईयर्स। बबलू प्रेजेंट में 10 साल का है, कितने साल का है, 10 साल का बबलू प्रेजेंट में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक सभी को क्लियर समझ में आ गया है। अब केवल 2 सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो आप लोग बनाएंगे। ठीक है, बन जाएंगे वैसे, एक पार्टनरशिप का है और एक ट्रेन का रहेगा। ठीक, ये सवालों के आंसर आपको कमेंट करके बताना है और साथ में ये भी बताना है आज का सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, कैसा लगा, मजा आया सेशन में। ठीक है, अब देखो आपको ना सारे चैप्टर्स को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करने का है। सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट करना है तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोजेक्ट अग्निपथ। ठीक है, जो आज रात 8 बजे आपको बैंकिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, सारे क्वेश्चन हो गए, इसके बाद और भी क्वेश्चन बाकी रह गए, ये हम लोग ना सेकेंड पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट्स में इसको कवर कर लेंगे। मैं आपको ना प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ, प्रोजेक्ट अग्निपथ क्या है एक्चुअल में। आप अगर बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यूट्यूब को सर्च कर लेते हैं, आ जा यार, यूट्यूब आना चाहिए यार, यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा है, नेट नहीं चल रहा है शायद से। एक सेकेंड, चल रहा है नेट तो ठीक है। चलिए, तब तक कोर्स के बारे में बता देते, फिर प्रोजेक्ट S2 के बारे में बता देंगे। ठीक है, ठीक। देखिए बेटा, अगर आप लोग ना बैच परचेस करना चाहते हैं और बैंकिंग एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं, PW के ऐप पर जाने का है अपने को, गवर्नमेंट कैटेगरी में बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेना है और बैंकिंग को जैसे सिलेक्ट करेंगे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, PW ऐप पर है ना फ्री मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने को आपको मिल जाता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैचेस की अगर बात की जाए तो बैंक महापेक में आप इनरोल कर सकते हैं। महापेक में आप लोगों को 1 ईयर का वैलिडिटी मिल जाता है। 1 ईयर में जितने भी बैचेस होते हैं बैंकिंग वाला पर, वो सारे बैचेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप बैंक SSC दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक SSC महापेक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पर्टिकुलर बैचेस अगर आप इनरोल करना चाहते हैं बैच में इनरोल कर सकते हैं, बट बेटर है बेटा अगर आप लोग बैंक महापेक या महाविश्वास पेक में इनरोल कर लेते हैं। इसमें ये फायदा होता है जितने भी बैचेस सभी बैचेस का एक साथ एक्सेस मिल जाता है और प्राइस भी रिजनेबल होता है। ऑफर चलता रहता है, आप ऑफर्स भी चेक कर सकते हैं, जब ऑफर है तब भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं। कुछ बैचेस होते हैं जो फ्री भी है, जैसे आप लोगों को SBI PO के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर आपको फ्री बैचेस भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाती है। PW का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब आ गया, ठीक है। चलो, बैंकिंग वाला चैनल सर्च कर लेना, अगर आप नाम भूल जाते तो बैंकिंग वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोगों को एक सेशन दिख जाएगा,
ये रहा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ठीक है, इस सेशन को आज रात को 8 बजे आपको कंप्लीट कर लेने का है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को आगे का क्या प्लान रहने वाला है, बैंकिंग वाला पर किस तरीके से आपकी कौन सी क्लासेस होने वाली है, इसके बारे में पता चल जाएगा। आज रात को 8 बजे इस सेशन को आप अटेंड कर लेना। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने रेगुलर सेशन में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। और आज के सेशन में जो भी अर्थमेटिक के चैप्टर में आपको दिक्कत हुआ है, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, वो सारे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद है ना सेक्शनल मॉक लगाना। सेक्शनल मतलब ये कि आप क्वांट कंप्लीट कर लिया, अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, तो क्वांट का सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना और अपना स्कोर देखते रहना, कितना स्कोर आ रहा है, एनालिसिस ठीक से करते रहना। ठीक है, चलिए आज के सेशन को दोस्तों यहीं पर एंड करेंगे। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।